बॉडी या सेल कह सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन द कंपोजिशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकैटालिस्ट आल्सो कॉल्ड द एंजाइम। तो हम दोनों एक एक कैटेगरी लेते हैं। पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को हम आपको इससे पहले किसे पढ़ा चुके हैं? न्यूट्रिशन और डाइजेशन, ठीक है। अभी शॉर्ट है बायोमॉलिक्यूल्स आपको फिर से ले रहे हैं। मेनली जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कैटेगराइज किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, vitamins, minerals as well as nucleic acids। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बोथ आर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? हमको एनर्जी देते हैं। प्रोटीन आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए है। विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। These are the energy producers. Protein is the for body building substance. Vitamins and minerals are called the metabolic regulators. They are the metabolic regulators. As well as nucleic acid is called the genetic material, heredity, हम आते हैं सबसे पहले किसमें? कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट है कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स द रेशियो ऑफ बेटा द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2:2, ठीक है। ऑल दिस सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसमें अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा तो सब क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका एक और नाम है, इज आल्सो कॉल्ड द सैकराइड। क्या कहते हैं इसको? सैकराइड कहते हैं, ड्यू टू स्वीटनेस इन नेचर। तो सैकराइड को शुगर भी कहते हैं। लैटिन वर्ड के सैकरॉन से मिलकर बना हुआ है, इसको शुगर भी कहते हैं, सैकराइड भी कहते हैं। स्वीट टेस्ट का होता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट को कैटेगराइज किया गया है। सैकराइड को कैटेगराइज कर दिया। सैकराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, is called the monosaccharide, oligosaccharide and the polysaccharide. What do you mean mono? Means single. अगर सैकराइड की केवल एक यूनिट है, that is called the monosaccharide. In the monosaccharide, the number of carbons मे बी 3 to 7। तो कार्बन की संख्या है वो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक हो सकती है। शुगर की एक ही यूनिट होगी, 3 कार्बन का होता है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रायोज बोलते हैं। 4 कार्बन का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रोज बोलते हैं। 5 कार्बन का अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेंटोज बोलते हैं। जो आपके ज़्यादा यूजफुल है वो पेंटोज है। पेंटोज का एग्जाम्पल क्या है आपका? 5 कार्बन की शुगर का एग्जाम्पल बताइए। यस, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इसमें एग्जाम्पल राइबोज होगा तो आरएनए में पाया जाएगा, एंड डीऑक्सीराइबोज इसे पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। फिर हम आते हैं 6 कार्बन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज का एग्जाम्पल आपको पता है, ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। 7 कार्बन का हेक्टोलोज कहते हैं।
उसमें सीडोहेप्टुलेज है वो मेन आपके लिए कौन है 5 कार्बन और 6 कार्बन पेंटोज और एस्टोज। ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी का जो सेलुलर फ्यूल है वो मेनली क्या है ग्लूकोज, और स्वीटेस्ट शुगर जो है वो क्या है फ्रक्टोज। What the difference between the glucose and fructose in the molecular formula as well as structure formula? तो molecular formula दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर इट इज द ग्लूकोज और इट इज द फ्रक्टोज, केमिकली आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक में क्या किसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H6। अब आप देखें यहाँ पर कि जो रेशियो था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1:2:1, तो अगर ग्लूकोज का फार्मूला आप देखें 6 कार्बन का होता है तो C6H12, 5 कार्बन के लिए अगर पेंटोज का फार्मूला हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले में तो फार्मूला आएगा C5H10। दिस इज द फार्मूला फॉर द राइबोज शुगर, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज में डी माने निकलना, ऑक्सी माने एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो C5H10O4 लिख देंगे, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज डीऑक्सी आपको क्या कार्बन की नंबर लर्न रखना है, ध्यान रखना है, आपको रेशियो निकाल लेना है 1:2:1। ये रेशियो में जो भी फिट बैठेगा वो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो 6 कार्बन का हो सकता है, 5 कार्बन का हो सकता है, ये सब मोनोसैकेराइड है क्योंकि ये एक ही यूनिट है शुगर की। अब इस एक यूनिट के बाद हम आते हैं किसमें ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ओलिगो मींस फ्यू, द यूनिट ऑफ कार्बन मे बी 2 to 10, अगर 2 से 10 कार्बन नहीं, द यूनिट ऑफ इसका शुगर, अगर शुगर की 2 से 10 यूनिट तक है तब उसे क्या कहेंगे ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। अब इसमें डाइसैकेराइड वर्ड यूज होता है अगर शुगर की कितनी यूनिट हो, 2 यूनिट। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का एग्जांपल बताइए, सुक्रोज एग्जांपल डाइसैकेराइड सुक्रोज, और एग्जांपल दूसरा माल्टोज, नेक्स्ट एग्जांपल और एक और है मिल्क में पाया जाता है कि क्या लिखते हैं उसको लैक्टोज, इजी एग्जांपल लिखते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। दिस इज द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कब बनता है व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स इज जॉइंड टुगेदर, देन द डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ H2। आप फॉर्मूला देखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों मोनोसैकेराइड हैं, वाटर रिमूव कर दीजिए या C12H22 हो जाए। जो डाइसैकेराइड बन रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसैकेराइड 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, ठीक है। किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। ये डाइसैकेराइड आपका बन गया। डाइसैकेराइड में एक में भी सुक्रोज, सुक्रोज किसमें पाया जाता है, सोर्स ऑफ सुक्रोज इज शुगर केन, गन्ना है मेन सोर्स है उसका, इज आल्सो कॉल्ड द टेबल शुगर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द माल्ट शुगर। माल्ट किसमें पाया जाता है, जौ में, बार्ले जो होता है ना उसमें जो शुगर होती है, स्वीटनेस होती है, माल्टोज। एंड लैक्टोज शुगर इज फ्रॉम द मिल्क, दूध में पाई जाती है, दूध में जो नेचुरल स्वीटनेस होती है, मिठास, वो लैक्टोज है। अंकुरित बीजों में जो होती है वो माल्टोज है, और गन्ने में सुक्रोज है। ये डाइसैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड को हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, ट्राइसैकेराइड बनता है। 4 को जोड़ते हैं टेट्रासैकेराइड बनता है। हमको इतना ध्यान रखना है कि ओलिगो मींस फ्यू, तो 2 से 10 शुगर की यूनिट जब जुड़ जाती है तो उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। उसमें मेन एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का। अब आते हैं किसमें, पॉलीसैकेराइड। पॉली मींस मैनी, मतलब मोर देन 10 यूनिट्स, 11 से इनफाइनाइट यूनिट तक जब जुड़ जाती है शुगर की तो पॉलीसैकेराइड बनता है। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज कॉल्ड स्टार्च। हिंदी में आप क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। ग्लाइकोजन, नेक्स्ट इट इज आल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च, ठीक है। एंड
सेलुलोज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में पाया जाता है। और सेल वॉल में पाया जा रहा है यहाँ पर ये सेलुलोज। और अर्थ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर कोई पॉलीसेकेराइड है या कोई कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेलुलोज है। प्लांट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लिग्निन है, काइटिन, ये सब एक्सेट्रा सब इसी में। तो मेनली स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, लिग्निन वगैरह एक्सेट्रा सारे जितने भी हैं ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन भी इसी में आता है। तो आपने देखा जो सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं। सेकेराइड को डिफरेंशिएट कर दिया मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में। मोस्टली यहाँ पर स्विच होते हैं ये, ठीक है। और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। बॉडी का सेलुलर फ्यूल की तरह काम करते हैं। बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें चाहे पॉलीसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च डिकम्पोज होता है एमाइलेज एंजाइम से, वो भी बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट, एनर्जी देने के लिए। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च इसे कहते हैं। कहाँ पर स्टोर रहता है? ह्यूमन बींग्स में, मसल्स में और लीवर में हमारे स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में, बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनटू द लीवर, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन? इंसुलिन, सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास। तो पैंक्रियास से बीटा सेल्स से जो हार्मोन सिक्रेट होता है इंसुलिन, दैट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। तो ये रिजर्व फ्यूल की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम आते हैं लिपिड। ग्लाइकोस से मिलकर बना हुआ है। ग्लाइकोस में होता है ऑयली या फैटी। ऑयली कहते हैं या फैटी कहते हैं। इज आल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट द रेशियो इज नॉट 1:2:1। तो रेशियो है वो 1:2:1 नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जब कम होगा तो निश्चित है डिकम्पोजिशन के लिए मोर एंड मोर ऑक्सीजन हमको कहाँ से लेनी पड़ेगी? एनवायरमेंट से लेनी पड़ेगी फॉर द फुल्ली डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन। तो तभी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ये यूटिलाइज होगा। जैसे ग्लूकोज होता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में तुरंत यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो लिपिड भी यूटिलाइज होगा, लेकिन लिपिड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए इसके डिकम्पोजिशन में ज़्यादा समय लगता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी क्या होता है? देर से होता है, बट गिव्स ए लॉट ऑफ एनर्जी इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में पर ग्राम की तुलना में ये दुगने से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, लेकिन कब देते हैं? देर से देते हैं। अब यहाँ पर जो लिपिड को कैटेगराइज कर दिया गया लिपिड को ऑयल और फैट के रूप में। तो ऑयल और फैट में मैंने आपको एक बार डिफरेंस बताया था। क्या होता है ऑयल और फैट? नाम सुना है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा है। तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनता है? घी बनता है। तो ये जो ऑयल है ये क्या है? लिपिड जो होता है वो फैटी एसिड से मिलकर बनता है। किससे बनता है? फैटी एसिड से। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। जैसे आप देखें कोकोनट ऑयल, तो नारियल का तेल होता है ना, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हैं। तेल जरूर कह रहे हैं लेकिन सैचुरेटेड भी है, इसीलिए जाड़े के समय तुरंत जम जाता है, ठीक। और हमारा जो सरसों का तेल वो टोटल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसलिए क्या है? ऑयल के रूप में लिक्विड के फॉर्म में, इसलिए वो क्या नहीं होता है? जाड़े में भी जमता नहीं। अब अगर इसको कैटेगराइज कर दिया जाए, क्लासीफाई कर दिया जाए, तो लिपिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल फैट या सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। नाम सुना है? सिंपल, कंजुगेटेड एंड डेराइव्ड। सिंपल क्या है? नॉर्मली फैटी एसिड्स हैं, ये सब सिंपल हैं। ऑयल फैट के फॉर्म में। कंजुगेटेड क्या है? यदि लिपिड किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, दिस कॉल्ड द कंजुगेटेड। कंजुगेटेड में एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे लिखा होता है एग्जांपल लिपोप्रोटीन।
लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको वर्ड कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक है। फास्फोलिपिड, फास्फेट प्लस लिपिड, तो लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड है, दीज आर द कंजुगेटेड लिपिड्स। दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। डेराइव्ड क्या है? डेराइव्ड जो स्ट्रॉल्स होते हैं, जो स्ट्रॉइड्स नाम सुने आपने? स्ट्रॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल नाम सुना है? ये सब डेराइव्ड लिपिड्स हैं, इन्हें स्ट्रॉइड्स कहते हैं। और यही जब कभी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं तो आप अक्सर नाम सुनते होंगे, एक डोपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। डोपिंग टेस्ट होता है कि वो टेस्ट करते हैं कि आपने कोई ऐसी जो है मेडिसिन तो नहीं किया, कोई ऐसा ड्रग्स का सेवन तो नहीं किया कि आपकी एनर्जी आर्टिफिशियली कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, इनहेंस कर जाए, बढ़ जाए। ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यही एस्ट्रॉइड्स लोग ले लेते हैं जो डोपिंग टेस्ट में फंस जाते हैं। तो इसमें आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी है, तो कोलेस्ट्रॉल भी डिकम्पोज होता रहता है धीमे धीमे। और जो लोग ऑयल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उनकी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम बनती है। जो कंपेरेटिवली फैट लेते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो ज़्यादा मात्रा है वो हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाती है, और डिपॉजिट होने पर इसका डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए या हार्ट अटैक के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लिपिड भी क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एज वेल एज इट एक्ट एज ए इंसुलेटिंग कवरिंग बीनीथ द स्किन। स्किन नीचे जो इंसुलेटेड कवरिंग बनती है वो फैट की होती है। कुछ एनिमल्स में जैसे व्हेल वगैरह में ब्लबर के रूप में हो सकता है। ब्लबर जानते हैं आप? इसके नीचे फैट की मोटी कवरिंग ब्लबर कहलाती है, जिससे वो फ्लोटिंग में, उनको उतराने में क्या रहता है? आसानी रहती है। इसके अलावा इंसुलेटिंग कवरिंग है, बॉडी की हीट को अंदर से बाहर जाने से रोकते हैं। जो कैमल का हम्प होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ये भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, और डिकम्पोजिशन के बाद क्या देता है? वाटर भी रिलीज करता है और एनर्जी भी देता है। तो हम्प में हो सकता है जो मेरिनो शीप होती है, भेड़ होती है, उसकी जो पूंछ होती है वो मोटी सी होती है, लॉट ऑफ फैट इज, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा फैट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। जब कभी उसको फूड नहीं मिलता तो उससे एनर्जी लेने का काम आ जाता है। फिर हम आते हैं इसमें प्रोटीन पार्ट। नाम से आपको समझ में आ रहा है प्रोटीन किससे बना हुआ है? प्रोटियोस से बना हुआ है। प्रोटियोस का मतलब है फर्स्ट। प्रोटियोस में फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, आपको पता है। सोर्स आपको पता है, पल्सेस हैं मेनली जो प्रोटीन के सोर्स हैं। जो यूनिट होती है, खोजा किसने था? बर्जीलियस और मुल्डर ने खोजा था इसको, ठीक है। यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड्स होती हैं, और अमीनो एसिड्स एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? द वेरियस अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। There are 20 types of amino acid in the human beings. These are the units of the protein. Amino acid क्या है? यूनिट है प्रोटीन की। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी, इससे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनते हैं, शब्द असंख्य बन सकते हैं। उसी प्रकार से 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वेरियस टाइप्स से कंबाइन करके क्या बनाते हैं? लाखों प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। द मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ द प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड हम पढ़ते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वर्ड आ जाता है। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल को हिंदी में कहते हैं तात्विक और अतात्विक। तो इसमें 20 अमीनो एसिड्स में द सम अमीनो एसिड्स फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बनते हैं, और कुछ के सोर्सेस क्या है? प्लांट्स हैं, फूड सोर्स है। तो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो जाता है जिनका, वो हमारे लिए क्या है? नॉन इसेंशियल है। अमीनो एसिड विच इज इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड द नॉन इसेंशियल, क्योंकि वो हमारे अंदर बन रहे हैं, ठीक है। द अमीनो एसिड्स विच इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी एंड वी टेक फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड द इसेंशियल। फिर एक वर्ड आता है यहाँ पर प्रोटीन में कि इसके क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड और कंजुगेटेड तो एक ही हो गया। तीसरा कौन सा है? डेराइव्ड। जैसे यहाँ पर लिपिड वर्ड यूज करते हैं,
तो या तो आप इसको शेप और साइज के आधार पर डिफरेंशिएट जब करते हैं तो आप इसको करते हैं किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस और ग्लोबुलर में। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया फाइब्रस प्रोटीन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो फाइब्रस में जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो अप्रॉक्स 1:10 होता है, ठीक है। लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और उसकी तुलना में ब्रेथ क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसका जो रेशियो होता है लेंथ और ब्रेथ का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका अर्थ फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। उससे जो होती है फाइब्रस प्रोटीन है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर किससे बना है, ग्लोब से बना हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर होती है, टर्शियरी टाइप की होती है। इसमें जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 1:4 या 1:3 अप्रॉक्स होता है। तो इसमें आप देखिए जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या है, इट इज अ ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन है, स्फेरिकल प्रोटीन है, सर्कुलर है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 1:3 या 1:4 ही होता है। फिर इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन को किसमें, सिंपल प्रोटीन में और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन में। जैसे आपने यहाँ पर अभी लिपिड में पढ़ा था, जैसे लिपोप्रोटीन, उसी तरह से यहाँ पर प्रोटीन का भी क्लासीफाई कर देंगे। लिपोप्रोटीन इज लिपिड प्लस प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन मैंने फास्फेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इज ग्लाइकोजन मैंने कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोटीन के बाद विटामिन हम आपको पढ़ा चुके हैं किसमें, न्यूट्रिशन और डाइजेशन में। मिनरल्स आपने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। मिनरल्स में आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोक्साइड के अलावा जो मेन मिनरल्स होते हैं वो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सब हमारे जितने भी हमारी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। तो मैग्नीशियम भी यूज़ होता है, पोटेशियम भी यूज़ होता है, सोडियम भी होता है, मसल ट्रांसमिशन भी यूज़ होता है, ठीक है। और मसल में कैसे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस की बात पर उसमें काम आता है। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, न्यूक्लिक वर्ड बना है न्यूक्लियस से। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक मटेरियल है उसी को क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड दिया। सबसे पहले न्यूक्लियस किसने खोजा था, एफ मिस्टर ने खोजा था। किसने खोजा था, इन द पस सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में जो पस सेल्स थी, या सॉरी पस सेल्स में डब्ल्यूबीसी था, उसमें इन्होंने सबसे पहले जो मटेरियल खोजा उसको नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में एक कौशल एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यहाँ पर देखा कि दिस द एसिडिक मटेरियल, एसिडिक मटेरियल नाम दिया उसको न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड आपको पता है हमारे ह्यूमन बींग्स में, पूरे एनिमल वर्ल्ड में और प्लांट वर्ल्ड में 2 ही टाइप का होता है, यहाँ पर आरएनए और डीएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए है, in most of the organism DNA is the nucleic material, but in some viruses na as well as plant viruses RNA is the so deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. These nucleic acid is made up of the nucleotides. इनकी जो यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसकी यूनिट न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, बेस, शुगर प्लस फास्फेट। केमिस्ट्री में जो बेस होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हिंदी में लिख देते हैं समाचार। शुगर आपको पता है, शर्करा, फास्फेट, ठीक है। Base is of 2 types, purine and pyridine. The purine base is dicyclic या heterocyclic, contains the 9 कार्बन। जो प्यूरिन होता है वो डाइसाइक्लिक होता है, द्विचक्री होता है, विषम चक्री भी कहते हैं। 9 कार्बन होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 कार्बन है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको पता है यहाँ पर एडीन, ए से और ग्वानिन, एक को एडीन कहते हैं, प्यूरिन है तो ग्वानिन। pyridine
इज मोनोसाइक्लिक, ठीक है। अब मोनोसाइक्लिक है और 6 कार्बन जो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल है आपका थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये थाइमीन, साइटोसिन, ये यूरेसिल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब मोनोसाइक्लिक है। इसमें यहाँ पर 3 पिरिमिडीन के एग्जाम्पल, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए में एडेनिन ज्वाइंट्स विद द थाइमीन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन ज्वाइंट्स विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर यूरेसिल कहाँ जाएगा? आरएनए में आएगा। इन द आरएनए थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। तो आरएनए की जब भी ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें थाइमीन की जगह आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। लेकिन जब डीएनए होता है तो एडेनिन से क्या ज्वाइन करता है? थाइमीन होता है। तो दिस इज द बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। हम आते हैं शुगर में। तो शुगर जो होती है यहाँ पर मैंने बताया था 5 कार्बन की थी, पेंटोज थी, और क्या एग्जाम्पल दिया था उसमें? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो आप देखिए हम ऐसे शुगर बना सकते हैं। दिस इज द शुगर, 5 कार्बन की होती है, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की शुगर है। अगर ये यहाँ पर आरएनए में शुगर होती तो इसका नाम होगा राइबोज। तो क्या फॉर्मूला होगा? C5H10O5। यहाँ पर CH2H लगा होता है, यहाँ पर बाकी H और OH सब में लगा देते हैं, ठीक है। आप जब जोड़ेंगे टोटल तो 5, जिसमें नंबरिंग होती है वो 5 कार्बन है, और नंबरिंग के अलावा हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, ऑक्सीजन जोड़ लीजिए। अगर डीऑक्सीराइबोज बनाना है तो सेकंड नंबर पर जो OH लगा हुआ है इसका O रिप्लेस हो जाता है। वो क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, तो बचेगा C5H10O4। बाकी फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड नंबर पर जो OH लगा हुआ है, हर जगह H2O लगा हुआ है, H2O को डिफरेंशिएट कर दिया H और OH में, तो जो H2O में जो इसका O है ये रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज की शुगर। तो फार्मूला हो जाएगा C5H10O4। अगर राइबोज होगा तो C5H10O5। फिर हम आते हैं इसमें फास्फेट में। फास्फेट का सिंबल होता है PO4, ट्रिपल माइनस साइड देते हैं। इन तीनों को अगर हमने ज्वाइंट कर दिया, किसको किसको? बेस को, शुगर को और फास्फेट को, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और जो डीएनए आरएनए है, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़े हैं तब उसे क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आप एक डीएनए में अगर एक न्यूक्लियोटाइड की ज्वाइनिंग देखें कैसे होती है, दिस इज द बेस, ठीक है। प्यूरिन, पिरिमिडीन आप इसको भी मान लीजिए। तो बेस में यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? शुगर। यहाँ से 5वें नंबर से क्या जोड़ जाता है? फास्फेट। बेस, शुगर, फास्फेट, ठीक है। अब आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि डीएनए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो दो उसके क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स होते हैं। उसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल होती है। एक का हेड अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे का हेड कहाँ होता है? नीचे होता है। तो ये एंटी पैरेलल हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? को लिख देते हैं 3 5, तो दूसरे को लिख देते हैं आप ऐसा। तो एक 3 5 होता है। अगर 3 हेड है तो एक का हेड ऊपर है तो दूसरे का हेड कहाँ का? नीचे होगा। तो ये जो 3 5 बॉन्डिंग है, 3 5 लिंकेज है, वो है क्या? आप देखिए यहाँ पर कि बेस, शुगर, फास्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हम क्या करें? अब हमको दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर, फास्फेट होता है। तो ये शुगर का जो 3rd कार्बन है, कौन सा नंबर था? 3rd। इस 3rd कार्बन से फिर से क्या जुड़ेगा? फास्फेट। और दूसरा शुगर बनाइए, शुगर का 5वें नंबर से जुड़ता है, और यहाँ से फिर से क्या जुड़ जाता है? बेस। तो आप देख रहे हैं जो शुगर यूनिट है, शुगर में एक तरफ फास्फेट 5वें से जुड़ा हुआ है, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? तीसरे से। दिस कॉल्ड द 3 5 लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? 3 5 लिंकेज। यहाँ से पढ़ेंगे इधर से, इस वाले से, तो 3 5 पढ़ेंगे। अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो 5 3 पढ़ेंगे। तो जो ये हेलिक्स बना हुआ है, जो स्ट्रैंड बना हुआ है डीएनए का, इसमें जो 3 और 5 नंबरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि शुगर में
एक तरफ फास्फेट तीसरे नंबर से जोड़ता है, दूसरे तरफ कैसे जोड़ता है, पांचवें से। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं इसको, ठीक। जो 3-5 लिंकेज है वो इसी कारण से। तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो डाई हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो कई हो जाएगा। इस तरह से मिलियंस ऑफ जोड़े हुए हैं, इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डीएनए में भी बनता है, आरएनए भी बनता है। डीएनए में जो बेस बना हुआ है उसमें आपको पता है कि एडेनिन किससे ज्वाइन करेगा, थाइमिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से। इन द केस ऑफ आरएनए एडेनिन ज्वाइंट विद द यूरेसिल एंड ग्वानिन ऑलवेज विद द साइटोसिन। ये आपका डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लिक आपको पता है हेरिडिटरी मटेरियल है। अब हम आते हैं एंजाइम में, बायो कैटालिस्ट। तो हमने आपको बायो मॉलिक्यूल्स बताया, बायो कैटालिस्ट आल्सो कॉल्ड द एंजाइम। किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? एक साइंटिस्ट है एडवर्ड बुकनर, नाम सुना है? उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया एंजाइम, ठीक है। किसमें आइडेंटिफाई किया था? इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। उन्होंने देखा कि जो शुगर का सॉल्यूशन था उसमें फर्मेंटेशन हो रहा था, और उस फर्मेंटेशन को करने वाले सब्सटेंस को बाद में क्या नाम दिया? एंजाइम, माने इन ईस्ट। शुगर का फर्मेंटेशन जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो रहा था उसको क्या नाम दिया? ईस्ट, ठीक है। तो शुगर के फर्मेंटेशन में सबसे पहले एडवर्ड बुकनर ने देखा कि जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस जिसमें हो रहा है उसको एंजाइम नाम दिया। और ये जो एंजाइम है आल्सो कॉल्ड द बायो कैटालिस्ट। होता किसी भी सब्सटेंस की जो एक्शन है उसकी स्पीड को या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे थे? इनहेंस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, इसलिए उनको नाम एंजाइम दिया। एडवर्ड बुकनर ने खोजा था और कोहने ने क्या किया था? नाम दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं एडवर्ड बुकनर के बाद कि सबसे पहले जो है इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था? एक पेपेन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द पपाया, पपीते से प्राप्त होता है, उसमें क्रिस्टलाइज किया था नॉर्थरॉप में। साइंटिस्ट हुए नॉर्थरॉप। पेपेन क्रिस्टलाइज बाई और सुमनर ने सबसे पहले क्या किया था? इसको एक यूरेज एंजाइम प्राप्त किया था फ्रॉम द लोबिया सीड्स। सुमनर, एडवर्ड बुकनर है, कोने हैं, नॉर्थरॉप हैं, सुमनर हैं। दीज आर द साइंटिस्ट रिलेटेड विद द एंजाइम बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट या एंजाइम की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम? अल्टर द चेंज, कैसे अल्टर कह सकते हैं? द बायोमोलिक्यूल्स या द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच अल्टर द चेंज ऑफ रिएक्शन या अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर या चेंज कर सकते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप, बिना यूज हुए। ये उसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर या चेंज कर रहे हैं लेकिन बिना यूज हुए कर रहे हैं। तो इसी तरह वर्क को क्या करते हैं? कैटालिस्ट करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एज वेल एज एंजाइम? भाई कैटालिस्ट भी यही करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ने ये कह सकते हैं कि बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, अल्टर शब्द यूज होता है। तो फिर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और एंजाइम दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते, मतलब वर्क नहीं करते, डैमेज हो जाते हैं। और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे अच्छा वर्क करते हैं। एक और है एंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो कैटालिस्ट होते हैं वो मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक। एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द, किससे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड का मतलब मैं सोचूं बहुत बड़ी है। मैंने लिखाया था ए सेल, अ टिश्यू, अ ऑर्गन विच सिक्रीट एनीथिंग इज कॉल्ड द ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा हार्मोन बनते हैं और दे एक्ट एज द एंडो एंजाइम्स एज वेल एज एक्सो एंजाइम्स। इसका मतलब है कि
सेल के बाहर भी वर्क कर सकते हैं। हमारी इंटेस्टाइन जो है, एलिमेंट्री कैनाल, वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर नहीं है, वहाँ भी हमारे एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये एक्सो भी हो सकते हैं और एंडोजोनस दोनों तरफ फंक्शन कर सकते हैं, सेल के अंदर भी कर सकते हैं और सेल के बाहर भी फंक्शन कर सकते हैं, बट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। देखिए हमेशा लिविंग सेल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर अगर लैब में कोई रिएक्शन एंजाइम का वर्क कर रहा है तो लैब में तो उसमें एंजाइम कहाँ से लाएंगे? जैसे हम सलाइवा लेते हैं तो हमारे लिविंग सेल द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट हुआ, ठीक है, उस सलाइवा में वो एंजाइम पाया जाएगा और वो सलाइवा में जो एंजाइम एमाइलेज है वो फंक्शन करेगा, थोड़े समय तक वो एक्टिव रहता है। तो चूंकि सेल के बाहर ही वर्क कर सकता है, इसीलिए तो हमने लेबोरेटरी में फंक्शन करा लिया। अगर केवल सेल के अंदर ही फंक्शन करता तो केवल यह एंडो पार्ट हो जाता और हमारा एंजाइम और कैटलिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये सेल के बाहर भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, सेल के अंदर भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। तो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो मोस्टली थर्मोलेबाइल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो एंजाइम होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं, जो इरेक्टिव हो जाते हैं, जैसी हीट दी जाती है तो डीएक्टिवेट कर देते हैं उसको या डीनेचर्ड हो जाते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं हमारे एंजाइम, जो वो होते हैं कैटलिस्ट हमारे, वो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक। इसके अलावा एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रॉड होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जो एक्टिव साइट्स वगैरह होती हैं। अच्छा, हार्मोन और एंजाइम में, हार्मोन नहीं सॉरी, हमारे एंजाइम जो कैटलिस्ट में सिमिलरिटीज क्या है? सर दोनों ही ऑर्डर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जो है वापस क्या होता है, रिकवर हो जाते हैं। ये एक सिमिलरिटी। और कोई सिमिलरिटी? और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते पर रिएक्शन की रेट को ऑर्डर करते हैं। ठीक है। और जो रिवर्सिबल एक्शन है, ठीक है ना, रिवर्सिबल एक्शन वो एंजाइम द्वारा भी हो सकता है और कैटलिस्ट द्वारा भी। आपको पता है जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वो रिवर्सिबल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के बनाते हैं, तो कैटलिस्ट द्वारा होता है विद द यूज ऑफ द मॉलिब्डेनम एंड आयरन, है ना। तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो हमको मेन फंक्शन पढ़ना है द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किस बेस पर क्लासिफाई किया गया। तो जो इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने जो यहाँ पर क्लासिफाई किया उसको वो 6 कैटेगरी में बांटा था। एक का नाम रखा था यहाँ पर ऑक्सीडोरिडक्टेज, 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब है कि द एंजाइम व्हिच हेल्प इन द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस। जो भी रेट ऑफ या जो भी रिएक्शंस हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को, दोनों को क्या कर रहे हैं, ये कैटलाइज कर रहे हैं या उसके रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं। इस काइंड ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसी तरह से कोई रिडक्टेज का बताइए। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कैटेगरी ट्रांसफरेज। किसी ग्रुप को क्या कर सकते हैं, एसाइल ग्रुप को, एल्किल ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेज। बताइए एग्जांपल। ट्रांसफरेज बेटा, फास्फोराइलेज नाम सुना है? फास्फोराइलेज, ठीक है, किसी फास्फेट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। फास्फेटेज नाम सुना है? तो किसी ग्रुप को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरेज। एक होता है हाइड्रोलेज। मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज दिस कैटेगरी, हाइड्रोलेज। हिंदी में आप पढ़ते हैं जल अपघटनी एंजाइम। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज हाइड्रोलेज कैटेगरी के होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करने वाली एंजाइम की कैटेगरी हाइड्रोलेज है। एग्जांपल क्या है आपका, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है। पेप्सिन किसका करता है डाइजेशन, प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन
3 प्रोटीन करता है, एमाइलेज किसका करता है, स्टार्च का है, कार्बोहाइड्रेट करता है। फिर एक आते हैं यहाँ पर लाइएज। इसमें और हाइड्रोलाइज में क्या डिफरेंस है? ये भी ब्रेक डाउन कर रहा था। यस, ये ब्रेक कर दे रहा है। इसके अलावा जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, उस बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करता है। ये बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में हो सकती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो सकती है, जो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकती है। तो इसके अलावा कार्बन और किसके कार्बोक्सिलिक समूह में या उसमें हमारे जो है क्लोरोब्रोमो हाइड्रो के बीच में हो सकती है, हाइड्रोजन के बीच में हो सकती है, उसको ब्रेक डाउन करता है जिसका अर्थ लाइगेज। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइगेज नाम सुना होगा। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें एक एंजाइम यूज होता है लाइगेज, जस्ट लाइक द फेविक्विक। जैसे किसी छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करना है, ठीक है, उसको रियल फेविक्विक का यूज करते हैं। उसी तरह से लाइगेज एंजाइम होता है। जब आप डीएनए का पढ़ेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो उसमें जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो 2 स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग। तो जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो छोटे छोटे पार्ट से बनता है, जिसका अर्थ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में छोटे छोटे पीसेस हैं, इस पीसेस को डीएनए लाइगेज आपस में जोड़कर फुल स्ट्रैंड बना देता है, जिसका अर्थ लाइगेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम की कैटेगरी है, ऑक्सीडेटिव है, ट्रांसफरेंस है, हाइड्रोलेज है, लाइएज है, लाइगेज है, ये क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आइसोमेरेज, एक रह गया है आइसोमेरेज। तो आपने नाम जरूर सुना होगा, हिंदी में समावयवी कहते हैं आइसोमर को। एक आइसोमर से, तो आइसोमर क्या है, जिनका जो है फॉर्मूला सेम होता है, पर कौन सा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, पर स्ट्रक्चर यस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आप देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लूकोज 6 फास्फेट को और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका अर्थ है आइसोमरेज। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, उसे आइसोमर कहते हैं। उस आइसोमर को अगर जो है कोई एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, इसका अर्थ है आइसोमरेज। अब आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद नेमिंग ऑफ द एंजाइम, कैसे नामकरण करते हैं एंजाइम का। तो जो इंटरनेशनल रूलिंग है उसके में लास्ट में सफिक्स में क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। जितने भी मॉडर्न एंजाइम हैं उसमें सब में एज लगा हुआ है, जैसे लाइपेज, फास्फेटेज, एमाइलेज, ठीक है, डीएनएज, आरएनएज, अधिकांश में लगा हुआ है। लेकिन कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल नेम है जो पहले रख दिए गए थे, एक्सेप्शन भी है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है जो पहले रख दिए गए थे, उसमें नामकरण में चेंज नहीं किया गया है। तो मोस्टली एज लगाते हैं, सफिक्स में लगाते हैं, और जो ट्रेडिशनल नाम है कुछ के वो भी वही है। इसके अलावा कुछ सोर्स के आधार पर रखे जाते हैं। The some enzymes are named due to their source, जैसे पेपेन। जो पेपेन एंजाइम है वो पपाया से ऑब्टेन किया गया, इसीलिए प्लांट सोर्स था, इसलिए उसका नाम पेपेन ही है। ठीक है, ये प्लांट सोर्स वाला एंजाइम था। इसके अलावा एक है ब्रोमेलिन, ये फैमिली ब्रोमेलिएसी से दिया गया है। ब्रोमेलिएसी में पाइनएप्पल आता है, तो उसमें जो एंजाइम निकाला गया ब्रोमेलिन, तो उसका नाम ब्रोमेलिन रख दिया। ये भी सोर्स के आधार पर रखा गया। तो कुछ एक्सेप्शन है जो सोर्स के आधार पर हैं, कुछ है जो ट्रेडिशनल नाम के आधार पर हैं, कुछ है जो सफिक्स के आधार पर, मोस्टली जो है वो सफिक्स के आधार पर है। इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन के आधार पर, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो जिस सब्सटेंस पर एक्शन होता है, जिस सब्सटेंस पर, उस सब्सटेंस के आगे मोस्टली एज लगाते हैं। ठीक है, जैसे एमाइल बने होता है स्टार्च, तो जो नाम रखा गया है वो एमाइलेज। आप सोचेंगे स्टार्चेज क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर एमाइल मीन्स क्या होता है, स्टार्च होता है, तो एमाइलेज रख दिया। तो अब ये तो सोर्स में जो सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस के आगे एज लगा देते हैं तो उसका डाइजेशन करता है। कभी कभी जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो पूरी चेन होती है, जो पूरा कंपाउंड होता है, उसके आधार पर कर देते हैं, रिएक्शन के आधार पर। जैसे आप नाम पढ़ा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, रेस्पिरेटरी एंजाइम है। ठीक है, इस तरह तो कई तरह से बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, सॉरी नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं
सबसे जो इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक वर्ड वो एज। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टी। पपाया से ऑब्टेन किया था पेपेन, ब्रोमेलिन फैमिली ब्रोमेलिएसी से ऑब्टेन किया था, जैसे पाइनएप्पल आता है, तो ये प्लांट सोर्स के आधार पर हो गया, सफेस के आधार पर करते ही है, ट्रेडिशनल नेम के आधार पर कुछ एंजाइम का पहले नामकरण किया गया था, तब से वही चला आ रहा है। अब इसके बाद जो मेन पार्ट है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। एंजाइम कैसा होता है, तो आपको पता है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक या चेन या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है, अल्टर कर देता है, और रिएक्शन के बाद में एज इट इज क्या हो जाता है, फिर से प्राप्त हो जाता है, इसे हम एंजाइम कह रहे हैं। अब एंजाइम में स्पेशल 3D स्ट्रक्चर होते हैं। The enzyme which contains the special 3D structures for the joining of the substrate, तो substrate से जोड़ने के लिए इस called the active site। एक important part होता है what is active site, the 3-dimensional part of the enzyme which is किसके लिए, yes for the substrate। ये जो सबस्ट्रेट मैंने जिससे रिएक्टेंट से जिससे रिएक्शन होना है, जिसको क्या करना है, कैटालाइज करना है, उससे जुड़ने के लिए जो एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट है यहाँ पर एंजाइम में, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है पूरा एंजाइम, इस तरह होता है प्रोटीनेशियस नेचर का। अब एंजाइम को क्लासिफाई किया जाए तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। जो एंजाइम है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं यहाँ पर सिंपल एंजाइम, दूसरे को कहते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड द कंजुगेटेड एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड द होलो एंजाइम, एटसेट्रा। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स बहुत क्लियर डिमार्केशन आपका हो रहा है कि ये सिंपल एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंजाइम में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ये जो सिंपल एंजाइम है, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो एसिड्स में होती है। पूरा जो प्रोटीनेशियस नेचर का सिंपल के अमीनो एसिड के मिलने से बना है वो सिंपल एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम में आते हैं, इसको होलो एंजाइम भी कहते हैं, कंजुगेटेड भी कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है इट कंटेन्स द 2 पार्ट्स, is called the apo enzyme as well as prosthetic group। तो जरूरी के prosthetic group ही हो, वो भी हो सकते हैं और कोएंजाइम हो सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे आप, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर 3 टाइप्स के। यहाँ पर जो एपो एंजाइम है ये कौन सा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट। एपो एंजाइम इज द प्रोटीनेशियस पार्ट इन नेचर, ये पूरा प्रोटीनेशियस है। अब नेक्स्ट पार्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर इज ऑफ 3 टाइप्स। एक को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है कोएंजाइम, sometimes cofactor is also called the coenzyme, as well as थर्ड पार्ट क्या है, मेटल या नॉन मेटल आयंस। मेटल के आयन भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। आयंस कई जगह लिखा होता है केवल आयंस, ठीक है, तो ये भी सही है। What is the difference between the prosthetic group, coenzyme and metal या नॉन मेटेलिक आयंस, तो बता सकता है? इट इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज परमानेंटली अटैच्ड विद द एपो एंजाइम। परमानेंटली अटैच हो जाता है इसके साथ
सो इट इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है? हीम, जैसे हीमोग्लोबिन बनता है उसमें जो हीम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप पे परमानेंटली अटैच होता है। एक बायोटिन है वो परमानेंटली अटैच होता है, सब प्रोस्थेटिक है। हीम है, बायोटिन है, और इसकी एक्टिविटी के लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द कोएंजाइम। नाउ इज द कोएंजाइम, को मींस हेल्पफुल, सहायक। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या है? ये सहायक है। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सो इट इज कॉल्ड द कोएंजाइम इज द ऑर्गेनिक पार्ट व्हिच इज टेम्परेरली अटैच्ड at the site of action for the किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेरली अटैच्ड हो रहा है कोई सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड द कोएंजाइम। परमानेंट अटैच नहीं हो रहा, टेम्परेरली अटैच हो रहा है, और इसी के कारण से हमारा जो एंजाइम वो क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है, तो कोएंजाइम है। और मेटल आयंस या नॉन मेटेलिक आयंस आप पता है कैटलिस्ट की तरह हैं, उसमें आपको बहुत सारे आयरन हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, तो ये क्या करते हैं? इसकी रेट ऑफ स्पीड को इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो मेनली दो पार्ट है कोएंजाइम में। एग्जांपल किसी को पता है? आपने नाम सुना है NAD, FAD, बाइकार्बोनेट वो आयंस में आ जाएगा। NAD, FAD, FMN, ये सब नाम आपने सुने होंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने सुना है ना? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी आपके विटामिन आते हैं दे एक्ट एज द कोएंजाइम, तो सब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोस्टली विटामिन बी और विटामिन सी। तो उसमें NAD है, FAD है, FMN है, NADP है, ये सब कोएंजाइम्स। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर एंजाइम की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले देखा प्रोटीनेशियस नेचर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या एक्टिव साइट्स होते हैं। इसके अलावा थर्मल सेंसिटिव होते हैं, स्पेसिफिक फीचर है थर्मल सेंसिटिव है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये थर्मल सेंसिटिव है कि नहीं है? आप देखिए यहाँ पर H2O2 आपने नाम सुना है, क्या कहते हैं H2O2 को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों में H2O2 भर दीजिए। एक में आप यहाँ पर MnO2 का सॉल्यूशन डाल दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और एक में यहाँ पर क्या भर दीजिए? फ्रेश पोटैटो। ठीक है, और क्या करिए? इसको रख दीजिए, हल्का सा हीट करिए स्लाइटली, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा और ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज होगी दोनों में। अब इसके बाद कुछ समय बाद इसको हीट कर दीजिए, दोनों को अलग। हीट करने के बाद फिर से जब उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिसमें MnO2 था, द टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन्स द MnO2 आल्सो प्रोड्यूस द बबल्स। ये बबल्स तब भी प्रोडक्शन जारी रखेगा, लेकिन जिसमें फ्रेश पोटैटो पड़ा हुआ वहाँ पर बबल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, जो हीट देने पर क्या नहीं हुआ? डैमेज नहीं हुआ, जबकि हमारा फ्रेश पोटैटो था उसमें जो एंजाइम्स थे वो हीट देने पर क्या हो गए? डैमेज हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, इनएक्टिवेट हो गए या निष्क्रिय हो गए। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फर्दर डिकम्पोजिशन क्या हो गया? रुक गया। इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, या डीनेचर्ड कहते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, जबकि हमारे जो कैटलिस्ट है वो लगातार फंक्शन करते रहते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर एंजाइम का और फंक्शन देखना है, तो एंजाइम का टेस्ट करने के लिए कि कैसे एंजाइम फंक्शन करता है, आप यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, और एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर सुक्रोज का सोल्यूशन लीजिए। किसका लिया है? सुक्रोज का सोल्यूशन। और एक में क्या लिया है? यहाँ पर स्टार्च का सोल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप स्टार्च का सोल्यूशन लेंगे, यहाँ पर आपने सुक्रोज, इसमें दोनों में बेनेडिक्ट सोल्यूशन मिला दीजिए। बेनेडिक्ट सोल्यूशन मिलाएंगे तो किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट का होता है, ब्लूइश कलर का होता है, इसमें कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा।
फिर इसके बाद हम यहाँ पर दोनों में क्या मिला देते हैं, एमाइलेज एंजाइम मिला देते हैं। जैसे एमाइलेज एंजाइम मिलाएंगे इस वाले टेस्ट ट्यूब चेंजिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि एमाइलेज स्टार्च क्या करने लगेगा, डाइजेशन करने लगेगा, जबकि सुक्रोज का डाइजेशन डायरेक्ट एमाइलेज नहीं कर सकता। एमाइलेज डायरेक्ट नहीं कर सकता, कौन करता है, सुक्रोज का डाइजेशन। ईस्ट में दो एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। पहले इन्वर्टेज डाइजेस्ट करता है और फिर उसके बाद जाइमेज करता है किसका, मोनोसैकेराइड का। ये डाइसैकेराइड इसलिए कौन करेगा, इन्वर्टेज। तो जैसे ही आप यहाँ पर एमाइलेज मिलाएंगे तो इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, कलर चेंज होने लगेगा, जबकि इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, इट मींस they catalyze only the particular type of substance, not all the substances. पर्टिकुलर सब्सटेंस को, हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिसिटी होती है जो कि पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही क्या करता है, कैटालाइज कर सकता है, उसी की रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकता है। तो अगर वो यहाँ पर एमाइलेज है तो ओनली फॉर द स्टार्च डाइजेशन, पेप्सिन है तो ओनली फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, डीएनएज है तो ओनली फॉर द डीएनए डाइजेशन। तो जो डिग्रेडेशन के लिए स्पेसिफिसिटी होती है वो एंजाइम पाई जाती है और उसमें कैटलिस्ट में उतनी स्पेसिफिसिटी नहीं पाई जाती। अब इसके अलावा एंजाइम वर्क एज द कौन से टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक नाम सुना है ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्या मतलब है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स यस बेस्ट फंक्शन करते हैं। तो कितना होता है एंजाइम्स के लिए, अप्रॉक्स 37 डिग्री इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर अप्रॉक्स 37 डिग्री। इसी तरह से एक ऑप्टिमम पीएच होता है, इसका मतलब हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करता है। जैसे पेप्सिन है, कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, Cl होता है, तो जो हमारा पेप्सिन है वर्क एज द एसिडिक मीडियम, ठीक है। फिर पेप्सिन के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, जब हम इसमें आते हैं इंटेस्टाइन में आते हैं, तो इंटेस्टाइन में जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस पहुंचता है वो उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो उस समय जो एंजाइम वर्क करता है, इसे हम कहीं कहीं लिखते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, और कहीं कहीं क्या लिखते हैं, केवल एमाइलेज। जैसे सलाइवा में पाया था उसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवा हमारा पीएच कितना होता है, सलाइवा का 6.8 के अप्रॉक्स होता है, मतलब स्लाइटली न्यूट्रल, अप्रॉक्स न्यूट्रल। तो सलाइवरी एमाइलेज लिखने का मतलब है हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा सलाइवा का जो पीएच है उस पीएच पर वो किसका डाइजेशन कर रहा है, स्टार्च का। जब पैनक्रियाटिक एमाइलेज लिखेंगे तो एल्कलाइन मीडियम हो गया, इसका मतलब है कि 7.3 7.4 के आसपास पीएच पहुंच जाएगा। तो हर पीएच पर अलग अलग फंक्शन होता है। तो एंजाइम्स जिस पीएच पर मेनली वर्क करते हैं इसका ऑप्टिमम पीएच। ये ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, 3.7 से और 3.7.4 तक अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से 3 से 7.4 या 7.5 तक ये ऑप्टिमम पीएच माना जाता है। जिस पीएच पर बेस्ट फंक्शन कर रहा है वो ऑप्टिमम पीएच है, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम बेस्ट फंक्शन कर रहा है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब आप एक चीज देखिए कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड, मींस डेड, बट एट द लो टेम्परेचर एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। There is a huge difference between the inactive and denatured। inactive का मतलब है जैसे आप कोमा में चले जाएं, चोट लगने पर किसी अन्य कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशन में, तो आप डेड नहीं हैं, ठीक है ना। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो ही सही लेकिन चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, आपको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की दी जा रही है। आप भले ही एक्टिव होकर के फूड इंजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी सारी वाइटल प्रोसेस चल रही है, ठीक है। एक्सक्रीशन चल रहा है, यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन चल रहा है, रिस्पिरेशन चल रहा है, ब्रीथिंग चल रही है, सब चल रही है। तो ये इनएक्टिवनेस है। जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं अपने फूड मटेरियल को, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकम्स इनएक्टिव, ठीक है। डेड नहीं होते वो। डेड कब होते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। जैसे हमने फ्रिज से दूध निकाला, 1-2 घंटे बाद नॉर्मल हुआ, उसमें फिर से बैक्टीरियल एक्शन फास्ट हो गया क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, ऑप्टिमम पहुंच गया उनके लिए। अब वो फिर से डिकम्पोजिशन शुरू करेंगे तो हम उसको बॉयल कर देंगे।
जैसे बॉयल कर देंगे तो ऑल द बैक्टीरिया एज वेल एज पैथोजेंस बिकम्स डेड। तो जब बैक्टीरिया पैथोजन डेड होंगे तो एंजाइम भी क्या हो जाएंगे, डेड होंगे, इनएक्टिव होंगे, डेड होंगे, डीनेचर्ड। तो एंजाइम हमारे डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया हैं या यूजफुल एंजाइम्स हैं वो सब डीनेचर्ड हो जाएंगे। इसीलिए फूड मटेरियल्स को बार बार बॉयल करने से अच्छा होता है कि हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं, क्योंकि जो यूजफुल बैक्टीरिया और एंजाइम्स हैं ना वो क्या ना हो जाए, डीनेचर्ड ना हो जाए। इसीलिए इनएक्टिवनेस, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो वो इनएक्टिव फिर से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, अगर बार बार बॉयल करेंगे दूध को तो क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो इनएक्टिव कंडीशन में रहेंगे और जैसे ही एक्टिव हो लेंगे तब तक उसका क्या कर लेंगे, यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो एंजाइम भी क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं आफ्टर लॉन्ग टेम्परेचर। अगर बहुत समय तक आपने टेम्परेचर दे दिया तो पीएच मीडियम में अगर एडवर्स कंडीशन हुआ तब भी एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, अंत तक क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। अब एक चीज और देखते हैं एंजाइम में, एक होता है टर्नओवर नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम फंक्शन करते हैं उसमें एक वर्ड आता है टर्नओवर नंबर। क्या है टर्नओवर नंबर? इसकी एफिशिएंसी को प्रदर्शित करता है कि एंजाइम कितना फास्ट है। एंजाइम्स जो है मिलियंस ऑफ सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में, पर मिनट पर सेकंड कन्वर्ट करता रहता है, इसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो टर्नओवर नंबर क्या है यहाँ पर, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर मिनट। और एक मिनट में कितने सब्सटेंस या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक मॉलिक्यूल एंजाइम। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर मिनट। ये आपको ध्यान रखना है कि एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी है, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 मिनट। The number of substrate molecule, the number of substrate molecule converted into the product by one molecule of enzyme per minute। एक और कंफर्म कर लीजिए, लेकिन मैंने किया था 5 मिनट। हाँ, अब यहाँ पर एंजाइम की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका टर्नओवर नंबर शायद 36 मिलियन या 36 लाख ऐसा है। और जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम है उसमें ओनली 30 है। इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट में 30 मॉलिक्यूल सब्सट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एंजाइम में टर्नओवर नंबर की। अब आता है यहाँ पर थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्शन है, एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। ये तो हमने नॉर्मली एंजाइम के बारे में पढ़ा। तो फंक्शन के लिए 2 मैकेनिज्म दिया गया। एक यहाँ मैकेनिज्म है यहाँ पर लॉक एंड की थ्योरी, अभी आप लिखिए नहीं, लॉक एंड की। और दूसरा है यहाँ पर कौन सा, इंड्यूस्ड फिट। Both these theories explains the mechanism of the enzyme action। कैसे एक्शन करता है, according to log and key theory given by the एमिल फिशर। एक साइंटिस्ट हुए एमिल फिशर, उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी लॉक एंड की थ्योरी। आपने देखा है जैसा एक लॉक होता है उसमें लॉक के अंदर जिस कॉन्फ़िगरेशन जो बना होता है, डिज़ाइन, उसी कॉन्फ़िगरेशन अगर एंजाइम में है या की में है, चाबी में, तो वही चाबी उसमें फिट होती है। क्योंकि एंजाइम की और सबस्ट्रेट की या रिएक्टेंट की दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम। तो ये कहते हैं एमिल फिशर कि अगर सपोज करिए ये कोई रिएक्टेंट है, ये एंजाइम, इस एंजाइम में इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है अगर, तो इसमें फिट होने के लिए जो भी हमारा
सबस्ट्रेट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम एज वेल एज रिएक्टेंट, ठीक है, इज ऑलवेज सेम, और ये पहले से फिक्स होता है। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये पहले से फिक्स है। लॉक एंड की में आप देखिए ताले और चाबी में पहले से जो कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स है, और उसी कॉन्फ़िगरेशन की चाबी अगर फिट जाती है ताले के अंदर तो ही ताला खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता है। जो एमिल फिशर कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे इंड्यूस्ड फिश थ्योरी जो है यहाँ पर किसने दी है, डी पोस्टलैंड, साइंटिस्ट हुए पोस्टलैंड। अकॉर्डिंग टू पोस्टलैंड in the induced field theory there is no particular configuration in the enzyme as well as in the enzyme, पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है एंजाइम का। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ये देखिए सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन एंजाइम्स बिकम मॉडिफाइड, एंजाइम ने अपने को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का जैसा शेप होगा उसके हिसाब से एंजाइम में अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे कोई गीला आटा होता है तो आप जिस तरह का फुटप्रिंट चाहे उस पर कर सकते हैं, उसी तरह का शेप को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो इंड्यूस्ड फिल्ड थ्योरी ये कहती है कि कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिक्स नहीं होता, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। जबकि ये लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि पहले से कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होता है। एमिल फिशर ने कहा था जैसे लॉक और की में पहले से फिक्स होता है कॉन्फ़िगरेशन, वही वाली की उसमें इंटर कर सकती है लॉक में जिसका कॉन्फ़िगरेशन उससे क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो इन दोनों थ्योरी में जो मोस्ट कहना चाहिए कंफर्म थ्योरी आई ना, जिसको ज़्यादा मान्यता मिली, अप्रूवल लॉक एंड की को मिली। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि एंजाइम हैज़ द स्पेसिफिसिटी फॉर द सबस्ट्रेट। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस से ही क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिक्स नहीं होगा तो किसी भी नेचर का सबस्ट्रेट, किसी भी नेचर का उस एंजाइम से क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम अलग अलग होता है, ठीक है। स्टार्च के डाइजेशन के लिए अलग होगा, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अलग होगा, डीएनए के डाइजेशन के लिए अलग होगा। इसका मतलब है कि उसमें जो स्पेसिफिसिटी है उसमें ये वाली थ्योरी क्या करती है, अप्रूव करती है। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा सबस्ट्रेट हो और उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जो पहले लगे। हाँ, अब उसमें आप बिल्कुल बिल्कुल अब उसमें आते हैं हम, अभी जो आप पूछ रहे थे उसमें आते हैं कि यहाँ पर इनहिबिशन, जो एंजाइम में जो इनहिबिशन होता है, तो इनहिबिटर जानते हैं, हिंदी में कहते हैं निरोधक, जो एंजाइम को फंक्शन करने से रोक देते हैं। अभी उसमें आने से पहले एक चीज़ और है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अभी उसको ही पढ़ा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर द एंजाइम फंक्शन, कि एंजाइम जब भी फंक्शन करता है तो देखिए एंजाइम combined with the substrate to make the intermediate compound is called the enzyme substrate complex, and it is converted into the enzyme product complex, and ultimately it is broken down into the enzyme plus product, और एंजाइम फिर से क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो जो एंजाइम का फंक्शन है, तो एंजाइम ने सबसे पहले सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। बाद में एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब है कि एंजाइम जहाँ से चले थे हम वहीं से प्राप्त हो गया फिर से। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिक फीचर है कि एंजाइम रिएक्शन के लास्ट में फिर से क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि जितनी भी यहाँ पर हमारी अर्थ में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को फ्रीली होने से रोकने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है। जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, प्लांट्स कर रहे हैं सोलर लाइट में,
तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, तो कब हो रही है? जब यहाँ पर सनलाइट मिल रही है उसको। इसका मतलब है कि एक एनर्जी बैरियर है, उस एनर्जी बैरियर को जब क्रॉस करते हैं तब वो रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो सपोज करिए कि किसी भी रिएक्शन को होने से या कंप्लीट करने के लिए, मानिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमको जो है यहाँ पर सोर्स फुल एनर्जी चाहिए। इससे कम एनर्जी अगर सनलाइट से आ रही है पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में, तो फोटोसिंथेसिस सपोज से नहीं शुरू हो रही। तो जितनी भी एक्टिविटी है, हम यहाँ पर जो है लेबोरेटरी में कोई टेस्ट करते हैं सपोज करिए, तो हम जब तक उसको हीट नहीं करते तब तक वो मोस्टली एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली हीट करने का मतलब है हम उसको एक निश्चित क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो जितनी एनर्जी किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, द एनर्जी विच इज इसेंशियल फॉर द स्टार्टअप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एंजाइम कैसे वर्क करता है? सपोज करिए कि ये रिएक्टेंट है, ये पहाड़ है, इसमें आपको चढ़ना है, ठीक है? यहाँ ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ से इतना फासला तय करके आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक? ये यहाँ पर बैरियर है, इतनी एनर्जी चाहिए आप। सपोज करिए इट इज 100 जूल इज रिक्वायर्ड, कहाँ तक पहुँचने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिकम्स लो, इट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है? और कम एनर्जी के यूज से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द मिनिमम एनर्जी फॉर इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एंजाइम क्या करेगा? द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या लोअर द एनर्जी एक्टिवेशन विच इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और ये फुल एनर्जी को विदाउट एंजाइम दिस नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी, बिना एंजाइम के बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और एंजाइम की प्रेजेंस में उस एनर्जी की परसेंटेज कम हो जाएगी, और कम एनर्जी के द्वारा भी एंजाइम किसको बदल देगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। इस कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। तो एनर्जी, आप कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। तो एंजाइम का यही यूज है। एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मिलियंस में होता है, 5000 से लेके 50 लाख तक हो सकता है। बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्टिव साइट्स होते हैं उसमें, बहुत सारे एक या अधिक एक्टिव साइट्स हो सकते हैं जो सबस्ट्रेट को अपने में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं और किसमें बदल देते हैं? प्रोडक्ट में। तो ये जो रिएक्शन है कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, अंत में फिर से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ड आता है इनहिबिटर, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। कौन से ऐसे निरोधक हैं? जैसे आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं, तो कैटलिस्ट में आप पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। उस पॉजिटिव मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब पॉइजन के वर्क कर रहे हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देने हैं? वापस कर रहे हैं। तो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है वो मोस्टली कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। देखा रिवर्सिबल का साइन लगा? पूरा रिवर्सिबल होती है। प्रोडक्ट बाद में इसमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली रिएक्टेंट किसमें जाता है? प्रोडक्ट में। तो ये जो यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो कैसी है? रिवर्सिबल है। अब इसमें जो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर है, निरोधक, उसका फंक्शन आप देखिए। इनहिबिटर्स कैसे? इनहिबिटर जो है आपके एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो एक होता है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये सपोज करिए दिस इज द एंजाइम, ठीक है? दिस इज द एक्टिव साइट, 3 डायमेंशनल फिगर है, और ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सेम। सबस्ट्रेट भी बिल्कुल उसी
क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का है, और आपका इनहिबिटर भी उसी कॉन्फ़िगरेशन का है। दोनों में से कोई भी अगर इसमें फिट हो, अगर सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसमें फिट हो गया तो सबस्ट्रेट को इसमें फिट होने नहीं देगा, किसमें, एक्टिव साइट में, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज द इनहिबिटर हु हैज द सेम कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की तरह का कॉन्फ़िगरेशन है इसका, या सबस्ट्रेट की तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, और वो एक्टिव साइट में फिट हो जाता है और किसको रोक देता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। एक एग्जांपल इसमें आता है कि जो एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसका सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड ज्वाइंट विद द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। इसी की तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है मेलोनिक एसिड का। तो अक्सर क्या होता है, सक्सिनिक एसिड या मेलोनिक एसिड कंबाइन कर जाता है एंजाइम के रिएक्टिव साइट से, और देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। ये क्या करे, कंपटीशन कर रहा है किसके साथ, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के साथ, कि कौन ज़्यादा जल्दी किससे इंटर करेगा, एक्टिव साइट से एंजाइम। अब आप इसका यूज़ क्या है जो पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ ये है कि जो भी हमारे पास जो डिसीज़ होती है, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, सपोज करिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ, तो बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए सब्सटेंस चाहिए, फोलिक एसिड। विटामिन पढ़ा होगा आपने। द फोलिक एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो जो सल्फर ड्रग्स होती है, सल्फर ड्रग्स में बेंजोइक एसिड एक सब्सटेंस होता है, तो बेंजोइक एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो इसी की तरह होता है। तो ये क्या करते हैं जो है कि ये बेंजोइक एसिड इससे जाकर के कंबाइन कर जाता है, और फोलिक एसिड का फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है वो नहीं हो पाता। जब फोलिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है तो बैक्टीरिया अपने आप क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सब्सटेंस चाहिए फोलिक एसिड। उसके कंपैरिजन में जो हम मेडिसिन लेते हैं सल्फर ड्रग्स, उसमें बेंजोइक एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जाकर एंजाइम से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह इंटर कर जाता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। इसलिए बैक्टीरिया की जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं, इनकी ग्रोथ इसलिए बॉडी के अंदर रुक जाती है विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन, क्योंकि वो जो मेडिसिन होती हैं उसमें जो कंपाउंड होते हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह वर्क करता है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव। एक होता है यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हिंदी में कहते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। जब प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा तो फिर क्या करेगा, अब आप देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी देयर इज अ फिक्स्ड एक्टिव साइट एट द एंजाइम। एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिक्स है। अब दिस इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रिएक्टेंट लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस एक्टिव साइट में फिट हो सकता है। देयर इज अनदर सब्सटेंस एक्ट एज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर व्हिच joins with the enzyme other than the active site। एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ा, कहाँ जुड़ रहा है, अदर देन द एक्टिव साइट, सो इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब क्या होगा इसमें, जब अदर देन एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा तो यहाँ से ये प्रेशर पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, द फाइनली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम विल बी डिस्ट्रॉयड। एंजाइम के एक्टिव साइट से नहीं जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है, अदर देन एक्टिव साइट, उससे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया एक्टिव साइट का, सो दैट द रिएक्टेंट कैन नॉट कंबाइन विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अब ये जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, क्योंकि यहाँ ये अदर देन एक्टिव साइट ये जुड़ गया था, कौन, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक। तो इसका मतलब है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये भी पॉइजन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं, और ये एंजाइम के फंक्शन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। एंजाइम का मेन फंक्शन है कि रिएक्टर को कैसे